से इकोनॉमी वहां पर जाकर के ध्वस्त हो जाती है। एक चीज और मैं आपको साथ साथ बताना चाहता हूं कि देखिए ये जो मैसेज है, ये मैसेज केवल मिडिल ईस्ट के लिए नहीं है, ये मैसेज और देशों के लिए भी है। साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, ऐसे देशों के लिए भी। वो भी ये सोच रहे होंगे कि वो प्रश्न अपने आप से पूछ रहे होंगे कि जब अमेरिका अपने खाड़ी के मित्रों को एक मिडिल पावर या मिडिल से भी कम पावर ईरान से बचा नहीं पाया, तो ये अमेरिका हमको चीन से कैसे बचाएगा, जो बिल्कुल। कि एक बहुत सुपर पावर है। तो ये मेरा मानना है कि इसका मैसेज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं गलत गया है। और अगर अमेरिका ने अपना प्रभुत्व यहां पर से कम या खत्म हो जाने दिया, तो बहुत ज्यादा उसको परेशानी होगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए मीनाक्षी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका कोई भी ऐसा प्रयास छोड़ेगा नहीं जो कि उसका प्रभुत्व, प्रभाव यहां पर बनाए रखे। और उसमें से एक सबसे बड़ा जो प्रयास अमेरिका करने की कोशिश करेगा, वो ये है कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में वो ईरान के रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं, अगर वो बातचीत किस तरह से बढ़ती है, तो अपने ऊपर लेकर के ईरान में भी अपना प्रभुत्व और प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात मैं और आपको बताऊं कि जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, मैं पर्सनली कई लोगों के साथ टच में हूं। वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने कई दफा ये बात कही है कि हमें इसराइल से जितना डर नहीं है, उससे ज्यादा डर हमें ईरान से है। तो ईरान से उनका जो 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 नेचुरल एनिमिटी है ईरान से, वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है। उसकी वजह से अमेरिका इसका लाभ उठा सकता है। और अब आप देखिएगा, चाइना भी ये इस बात पे बेट कर रहा है कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में रिकंस्ट्रक्शन ईरान में वो उसमें वो मदद करे, और वहां से अपनी प्रेजेंस को बढ़ा करके अमेरिका को का जो नहीं, लेकिन अमेरिका सर का ये अमेरिका प्रभुत्व बार बार प्रभाव था ऐसा करता उसको। क्यों है? गाजा में भी इसराइल के साथ लगातार खड़ा रहा, वहां भी उन्होंने कहा कि हम रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेंगे। अब वो सेम चीज ईरान के लिए भी कह रहा है, जहां उसने ही हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया, तो अब उसे रिकंस्ट्रक्शन की फिक्र क्यों है? कर रहा है, देखिए मीनाक्षी इसीलिए कर रहा है कि उसके वो रिकंस्ट्रक्शन जब करेगा तो उसके ऊपर निर्भरता बढ़ेगी उस देश की। ट्रू। और वही वो चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया से किसी भी प्रकार से अपना प्रभुत्व काम ना होने दे। ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। कैप्टन श्याम कुमार, मेरा सवाल आपसे ये है कि हॉर्मुज को क्या इन्होंने अब एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? क्योंकि इन्हें पता है कि ईरान झुकने वाला तो नहीं है। बम बरसा करके हर तरीके से उसे बर्बाद करके देख लिया, वो नहीं झुका। लेकिन हॉर्मुज से व्यापार को तबाह करके ही क्या उसे रोका जा सकता है? धन्यवाद मीनाक्षी। जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, 3 स्टेटमेंट्स मैं कहूंगा। अमेरिका ईरान को घेरने आया था और उसने पासा फेंक के हॉर्मुज में खींच लिया। सॉफ्टनिंग द बीच, या एक तरह से कहें एनिलेट करना, वो इसका पहला रिक्वायरमेंट था। इजराइल ने हमास के हिसाब से और हिजबुल्लाह के हिसाब से ईरान पे पिछले साल अटैक किया, और अब फिर से अटैक किया उसने। और गल्फ कंट्री की बात करें तो जीसीसी को पूरी तरह से पहलू में लेने के बाद ऐसा किया गया है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2022 में इन्होंने कंपोजिट टास्क ग्रुप 153 बनाया, जिसमें सारे गल्फ कंट्रीज शामिल हैं, 47 देश शामिल हैं। और इन लोगों ने सबने मिलके कई एक्सरसाइजेस की हैं, जिसमें इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है, रेड सी और बाब मंडेब का एरिया पूरा आता है, अरबियन सी तक ये पेट्रोलिंग करते हैं। एंटी पैरासी प्लस हूती के अगेंस्ट में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के दौरान सभी देशों ने मिलकर काम किया। और कई ऐसे एक्सरसाइज इन्होंने इस गल्फ में किए जिसके अगेंस्ट में ईरान को डर के मारे 20 से ज्यादा एम्फीबियस लैंडिंग करनी पड़ी। एक जो शिप उनका श्रीलंका में और लवान बुशहर ये लैंडिंग क्राफ्ट शिप था, एम्फीबियस असॉल्ट शिप। उन्होंने 20 से ज्यादा इनको तैयारी की कि कहीं एम्फीबियस लैंडिंग जब करेगा ईरान के ऊपर अमेरिका, तो क्या होगा। ये ब्लॉकेड प्लान्ड था और ये पूरी तरह से निर्धारित करके किया गया है, इसके लिए तैयारी की गई है। और इसके लिए ही ये जमावड़ा बनाया गया है, क्योंकि ब्लॉकेट किया जाता है बड़े जमावड़े के साथ। चौथा जो आर्टिकल में लिखा हुआ है ब्लॉकेट, इट शुड बी इफेक्टिव वेयर विथ ऑल, आपकी माइट होनी चाहिए तभी आप ब्लॉकेट कर सकते हैं, और इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से इफेक्टिव होना चाहिए। वो जो कहेगा वही होगा, मतलब अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा आपने छोड़ दिया, जो पकड़ेगा वो मारा जाएगा, या तो आप उसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करो। तो ये ब्लॉकेट का ये मतलब होता है। फिलहाल उन्होंने बाहर से किया हुआ है। और मनामा में आप जो कह रहे हो, जो वहां पे कंपोजिट टास्क ग्रुप 59 बनाया गया है 3 साल पहले, उसमें सारे अनमैन्ड बोट्स हैं जो मनामा में हैं, अभी वो बाहर नहीं है। और कोई बड़ा शिप
पीटरसन और मर्फी आया और चला गया अपनी मसल्स दिखा के माइंस के साथ, और वो कोई आएगा नहीं अंदर, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइन सुपर्स अब नजदीक से स्वीपिंग नहीं करते। ये 4 माइन सुपर्स उठा के लेके चले गए थे, और अमेरिका और बाकी 4 माइन सुपर्स जो ऑपरेशनल हैं उनको मलाक्का में, सिंगापुर में रखा हुआ है अभी भी। पहले वो गए थे मलेशिया, बाद में सिंगापुर ले जाया गया। यहाँ कोई जरूरत नहीं है उन चीजों की। अब मॉडिफाइड माइन सुपर्स आते हैं भारत में। माइन सुपर्स 2017 के बाद से नहीं है, हम मॉडिफाइड माइन सुपर्स बना रहे हैं। 40,000 करोड़ में गोवा से हम बनाएंगे, लेकिन अब नए माइन सुपर्स वैसे नहीं होंगे जैसे दूसरे होंगे। वो डंकिंग सुनार के साथ हेलीकॉप्टर दूर से माइन स्वीपिंग। और मैं बताऊं आपको सऊदी अरेबिया की और यूएई की बात, जैसे आप कह रहे हो, दोनों के दोनों ऊपर से ये कह रहे हैं कि हमें अब विश्वास नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कतार पे अटैक के बाद युद्ध बंद हुआ था पिछली बार, और इस बार कतार से शुरू हुआ। 6 देशों को एक साथ मारा उसने और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया। ये पासा था ईरान का, अमेरिका का, ये उसे मालूम था कि होगा। उसने उन्हीं लोगों को हटाया जिसकी जरूरत थी, बाकी सबके सब रेडी थे, उन्हें तो कंट्रोल करना ही था इसको। रियाद डिक्लेरेशन देखिए आप, बहरीन का यूनाइटेड नेशन में जाना देखिए आप, यूएई का कहना कि आप मुझे माइंस हटाने दो, मैं अब मिलिट्रली तैयार हूं। ये आज का स्टेटमेंट है, 2 दिन पहले की बात है। वो कह रहा है, एक्चुअली 2 दिन पहले नहीं, कई दिनों से वो माइन स्वीपिंग कर भी रहा है। अब वो मिलिट्रली रेडी हो रहा है कि मैं खुद माइन स्वीपिंग करूंगा, हटाऊंगा। अमेरिका का तो मनामा बहरीन में है ही, सऊदी अरेबिया का अपना बेस दे देना और मिलिट्री पोस्चरिंग करना कि अब मैं रेडी होऊंगा। साथ साथ दोनों ये भी कह रहे हैं, यूएई ने अपना एडनॉक जो है पाइपलाइन ओमान की खाड़ी में खोल दिया है 400 मीटर का, और यानूब पाइपलाइन जो है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो है, वो रेड सी में सऊदी अरेबिया ने खोल दिया है। 30% दोनों की ऑयल सप्लाई ओमान की खाड़ी में, और डायरेक्टली ऑल्टरनेट रूट्स की बात कर रहे हैं लोग। ओमान चुपचाप बैठा रहता है, आपको पता ही है। ये इस पर भी मैं चर्चा करूंगी कि आखिरकार बाकी की जो कंट्री हैं वो आगे क्यों नहीं आई, ईरान की तरफ क्यों नहीं बढ़ी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबर है कि ईरान अमेरिका बातचीत पर बड़ा संकेत मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है कि शुक्रवार को ईरान से बातचीत संभव है। ट्रंप ने यह कहा 36 से 72 घंटों के अंदर ब्रेक थ्रू की उम्मीदें जागी हुई हैं। अगर ये बातचीत होती है तो क्या इसमें फिर से एक बार वही पुराने मुद्दे होंगे जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है? विंग कमांडर, देखिए, बातचीत में सबसे बड़ा व्यवधान अभी जो है वो ये है कि ईरान की तरफ से क्लैरिटी नहीं है कि ईरान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी खबरें आई हैं विदेशी अखबारों से, वॉल स्ट्रीट जर्नल से भी खबरें आई हैं, अभी तक मुस्तफा खुमैनी का कोई भी लाइव वीडियो नहीं आया। वो किस हालत में है, क्या वो कंट्रोल, उनका पिक्चर, उनका एआई वीडियो डाल करके वो अपने बार बार अपने जो स्टैंड ले रहे हैं उसको दर्शा रहे हैं कि जैसे मुस्तफा खुमैनी का उसमें सहमति है, उनके बैकिंग है। लेकिन अभी तक कहीं भी वीडियो लाइव नहीं आया है। ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर जो है वो शायद इस लायक नहीं है कि वो अपना पब्लिक अपीयरेंस कर सकें। तो क्या वो पॉलिटिकल डिसीजन लेने की भी स्थिति में है कि नहीं, ये भी एक संदेह उत्पन्न करता है। दूसरी बात यह है कि अब वहां पर जो 3-4 धड़े हैं वो अलग अलग तरह के हैं। पेजेश्कियान जो है वो थोड़ा काफी सॉफ्ट है। पेजेश्कियान का यह मानना था कि ईरान को अपनी हालत बचाने के लिए थोड़ा हमको झुक करके अभी इस समय संधि करना चाहिए, ईरान के हित में ये रहेगा। गालिबाफ जो है जो स्पीकर है ईरान के, जिनको अभी आगे रखा गया है, ये आईआरजीसी के भूतपूर्व कमांडर रह चुके हैं और ये हार्ड लाइनर हैं। इन पर आईआरजीसी को विश्वास है, इसलिए आईआरजीसी ने इनको आगे रखा हुआ है। ये दूसरे आईआरजीसी धड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो अरागची हैं वो समवेयर इन बिटवीन है। तो अरागची का जो है वो कभी, अब दोनों साइड, उधर अगर पलड़ा भारी होगा तो उधर चले जाएंगे, इधर पलड़ा भारी होगा तो इधर चले आएंगे। अभी तक अरागची का ऐसा कि वो गालिबाफ के ही साथ है और आईआरजीसी जो है वो 2-3 धड़ों जो को ऐसा लग रहा है कि आईआरजीसी कंट्रोल कर रही है। तो अभी अमेरिका ने जो अभी सीजफायर जो एक्सटेंड किया है उसमें साफ साफ अमेरिका ने कहा है कि वो यह टाइम इसलिए दे रहा है कि ईरान में कम से कम एक सहमति बने कि कौन ईरान को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों से, अलग अलग नेताओं से बात करने पर अलग अलग तरह के कंसेशन और अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। तो इस पर निर्णय लेना भी समझौते के टेबल पर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो ईरान पहले एकजुट होकर के एक मत लेकर के आए बैठे कि वो कितना कंसेशन करेगा, कितना नहीं करेगा। एक तरफ वो बोलते हैं कि ये दो चीज पर कंसेशन नहीं करेंगे, दूसरी तरफ अनऑफिशियल जब टॉक होती है तो वहां पर कुछ बातों पे वो कंसेशन देने को जरा ये तैयार भी तो होते हैं। देखना होगा कि बातचीत को लेकर के ईरान पहले तैयार नहीं था। ईरान की तरफ से साफ ये कहा गया था हॉर्मुज के मुद्दे पर कि हॉर्मुज से आप नाकेबंदी हटाइए, उसके बाद ही हम बातचीत के टेबल पर आएंगे। तो ईरान क्या रणनीतिक रूप से फेल रहा है रवि? और अमेरिका भी साथ में, ये भी बताइएगा, क्योंकि अमेरिका ये स्ट्रेटजी बना रहा था कि हम बुलाएंगे, शर्तें लगाएंगे और सब आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन अमेरिका खुद आया, आधे रास्ते से अपने प्लेन वो वापस लेकर के चले गए। ईरान तो पहले से तैयार नहीं था, तो इसमें रणनीतिक तौर पर फेल कौन रहा? देखिए मीनाक्षी, मेरे सवाल जी जी या मीनाक्षी, आई थिंक बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया, क्योंकि देखिए आज की डेट में अमेरिका की कोई फॉरेन पॉलिसी है नहीं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि पहली बार हुआ है कि अमेरिका बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी यू के लिए क्या है, जीसीसी के लिए क्या है, इंडिया के लिए क्या है। उनको बस ये जो अभी चल रहा है एक तरीके का बहुत ही अटपटा जो चल रहा है इसका, कि आप पाकिस्तान को बीच में बिच्छू बना के उसको लगा के बीच में आप पीस बना रहे हैं। मतलब कि आज तो वैसे भी पुलवामा का पूरा एक 1 ईयर एनिवर्सरी है, तो आप उस देश को आप पीस का मैसेंजर बना रहे हैं और उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया को। उनसे बेटर कोई पीस वाला हो नहीं सकता। दैट शुड टेल यू वेरी क्लियरली कि आपको उससे पता लगना चाहिए कि अमेरिका की आज की डेट में फॉरेन पॉलिसी या ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है। तो एज लॉन्ग एज जीसीसी इज कंसर्न, क्योंकि वो ज़्यादा इसराइल पे डिपेंडेंट है, जो इसराइल कह रहे हैं वही करना चाहते हैं, तो आई थिंक उसमें आज बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि 1 साल पहले जब ट्रम्प गए थे, आपको याद है कि उनका बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ था सऊदी अरेबिया में, फिर कतार में सोने के कारपेट बिछाए गए थे, तो बहुत यूफोरिक कमिटमेंट्स निकल के आई थी। आज की डेट में वो पूरी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन, एक प्रश्न चिन्ह बन चुकी हैं कि क्या जीसीसी कंट्रीज ट्रेड, ऑयल और बाकी जो है अमेरिका के साथ करेंगी, स्पेशली ऑन जियो पॉलिटिक्स। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी बहुत बड़ा एक इशू है। सिमिलरली विद नेटो, व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ, अगर आप देखें उसमें भी नेटो कह रहा है कि अगर अमेरिका को जाना है तो फिर वो जाए, क्योंकि हम लोग अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो आई थिंक फाइनली आई वुड से कि आई विश आई हैड द राइट आंसर, क्योंकि ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की दिमाग में क्या चल रहा है, वो बहुत डिफरेंट है। एंड इसमें अमेरिका को थोड़ा अलग समझना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक जो बेस है वो काफी ज्यादा नाराज है ट्रम्प से। काफी चीजों में नाराज है, स्पेशली जीसस क्राइस्ट को अपने आप को दिखाने में। दूसरा जो डेमोक्रेट्स है वो तो बिल्कुल ही पागल हो गए। जो 60 दिन की जो डेडलाइन है, जो सर ने अभी बोला है, वो बहुत क्रूशियल है। इसीलिए इनने बोला कि मैं इसको सीज फायर को को एक्सटेंड करता हूँ। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि ट्रम्प नहीं करेगा अदरवाइज। सो वी विल बेसिकली सी कि देखिए ईरान और का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। आई होप दे कैन रीबिल्ड देमसेल्व्स, चाहे कोई भी इशू हो। चाइना गेम खेले जा रहा है, रशिया भी इंजॉय कर रहा है। तो आई थिंक अल्टीमेटली बाकी जो जीसीसी कंट्रीज है वो इसमें बहुत बुरी तरह फंस गई है, और उनको दोबारा सोचना पड़ेगा कि उनको जो यूएसए बेस्ड डिपेंडेंसी है उसको उनको खत्म करना पड़ेगा। तो वी विल मुझे सी लगता नहीं है कि रवि वो खत्म कर पाएंगे, क्योंकि वो उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां से निकल पाना इम्पॉसिबल है। अगर उन्होंने कोशिश भी की तो अमेरिका वही हश्र करेगा जो ईरान का कर रहा है वो। इट इज वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, राइट। वो दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज सुबह भी एक ट्वीट किया था कि लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जीसीसी में 10 मिलियन भारतीय रहते हैं। तो आप सिर्फ ये बोलें कि वो जीसीसी कंट्रीज में ही अटैक हो रहा है, अगर आप यूएई में भी उठा लें तो कितने बैठे हुए हैं हमारे देश के लोग। तो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी पर्सपेक्टिव। दैट्स व्हाई जो हमारे ईएम है वो गए थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा डायस्पोरा पूरा बैठा हुआ है। तो ये अब लोग भूल जाते हैं कि वो सोचते हैं कि सारे एमिराटी हैं। नहीं, सिर्फ 10% है। आप कतार को उठा लीजिए, आप सऊदी इज द ओनली मोस्ट पॉपुलेटेड, राइट, इन टर्म्स ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड। बाकी जगह तो इंडियंस बैठे हुए हैं। तो इसीलिए आप कोई भी नेगोशिएशन जो है सिर्फ आप ईरान, यूएसए और पाकिस्तान नहीं कर सकता। इसमें बाकी एक्टर्स अभी काम कर रहे हैं और अभी सामने जाके वो निकल के आएगा। कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिका की
इशारों पर कोई और नाच भी तो नहीं सकता है ना पाकिस्तान के अलावा। दिक्कत ये है कि अमेरिका बोलेगा तेहरान चले जाओ, फिर अमेरिका बोलेगा तेहरान से यहाँ आ जाओ, फिर वहाँ चले जाओ, फिर उनसे मनाओ, फिर उनसे बातचीत करो, तो ये कोई और देश कर भी नहीं पाएगा ब्रिगेडियर शहदेंदु। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्री पर हमले लगातार ईरान की तरफ से किए गए। ईरान ये कहता रहा कि उसने बेसिस पर हमले किए जो कि अमेरिका के थे, लेकिन उसके अलावा उसने बहुत जगह पर ऐसी ऐसी जगहों पर हमले किए जहां पर उसकी तरफ से ये कहा गया बाद में कि हमें ये खबर मिली कि अमेरिका के सैनिक वहां पर रुके हुए हैं, जो होटल्स थे, खासतौर पर बहरीन की हमने एक तस्वीर दिखाई थी। तो ये जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी, मिडिल ईस्ट की देशों की प्रॉपर्टी पर भी हमले हुए हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्री ईरान के खिलाफ हमले क्यों नहीं करते हुए नजर आती है? देखिए, मिडिल ईस्ट के डायनेमिक्स को आपको समझना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की जो जनता है वो आज की डेट में ईरान के साथ खड़ी हुई दिखती है, और जो वहां की मोनार्की है, वहां के जो शासन तंत्र हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। तो जब आप में यहाँ जनतंत्र तो है नहीं, आपके यहाँ मोनार्की है, और मोनार्की अमेरिका के साथ खड़ी होती है, लेकिन कोई भी मिडिल ईस्ट का सिटीजन अपने आप को हर्ट महसूस या थ्रेटन महसूस नहीं करता है ईरान के अगेंस्ट। बहरीन में इतना बड़ा स्ट्राइक ईरान ने किया, और वहां कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ ईरान के सपोर्ट में। तो एक तरीके का जो एक वेस्टर्न मीडिया शिया सुन्नी की लड़ाई वहां पे एग्रीवेट करके दिखाना चाहता है, वो सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा इजराइल और हमास के युद्ध में जो चीजें ब्लर्ड हुई हैं, वो शिया सुन्नी का जो गैप है वो ब्रिज हो गया है, वो काफी हद तक ब्रिज होता चला जा रहा है, और इसको वेस्टर्न मीडिया अब तक प्ले करता आ रहा था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। और जहां तक ईरान का देखिए सवाल है, ईरान अमेरिका के उन एलाइज को अटैक कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ मिलिट्री बेसेस बनाने की अनुमति दी। वहां से देखिए, जो कहते हैं ईरान के स्कूली बच्चों पे हमला हुआ, वो कहां से हमला हुआ था? ये वो इन्हीं मिलिट्री बेसेस से हुआ है। ईरान की जो टारगेटिंग हो रही है वो इन्हीं मिलिट्री बेसिस से हो रही है, वो अमेरिका के पेंटागन से वहां से मिसाइल नहीं दागी जा रही है। आपको समझना पड़ेगा, या तो आपके अरेबियन सी से जा रहा है, या तमाम मिलिट्री बेसिस से हो रहे हैं, या आपने जो एयर बेसिस जॉर्डन में बना रखे, कहां से स्ट्राइक हो रही है। और इसी वजह से अमेरिका है पाकिस्तान को भी एक एक्सेस की तरह यूज कर रहा है। अगर उसको ये वाला फ्रंट पाकिस्तान से ईरान की तरफ का फ्रंट खोलना पड़ा, तो उसके भी एयर बेस यूज करेगा। सबसे बड़ी बात है, अमेरिका देखिए दो तरीके की चीजें करता है। एक तो पेंटागन के एक तरीके का पॉलिटिकल स्टेटमेंट टाइम टू टाइम डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, जिससे कि एक स्मोक स्क्रीन वो क्रिएट करते हैं, और उसके हाइड में, उसके छुपाव में जो आपका सेंटकॉम प्लानिंग करता है, एडमिरल बार्ट कूपर जो प्लानिंग करते हैं, वो मेटिकुलस प्लानिंग करते हैं, उससे मिलिट्री हमले होते हैं। अमेरिका के तो स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान देंगे तो ये तो युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, या तो सभ्यता ही खत्म हो गई होती अभी तक ईरान की। वो अलग डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आपको सेंटकॉम की प्लानिंग को ध्यान में रखना होगा। ब्लॉकेड का किसी ने अंदेशा नहीं लगाया था, सडनली इट क्रॉप्ड अप। किसी ने नहीं उम्मीद की थी कि फर्स्ट राउंड के टॉक में 2 डिस्ट्रॉयर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुस के इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे, माइन स्वीपिंग करेंगे, और तमाम ऐसे छोटे बड़े डीपो पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, या एक तरीके की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे जिससे कि वहां फर्दर बिल्डअप किया जा सके। तमाम तरीके की 2000 आपके एम्फीबियस ट्रूप्स, 82 एयरबोर्न डिवीजन की तैयारी, तमाम जॉर्डन में एयर बेसेस बनाना। आज की डेट में देखिए 3-3 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे मौजूद है। तो इतना बड़ा जमावड़ा जब वहां इकट्ठा हो रहा है, तो अमेरिका तो पूरी तरीके से तैयार है तहस नहस करने के लिए ईरान को। लेकिन ईरान का जो डिसेंट्रलाइजेशन है IRGC का, उसके कुड फोर्सेस का, आज की डेट में देखिए मोसाद की कोई बात नहीं कर रहा है ईरान में। कहां चला गया मोसाद और CIA का नेटवर्क? क्योंकि कुड फोर्सेस ने बाहर में जो इनके जो बेसेस थे उसको एक्टिवेट कर रखा है। कुड फोर्सेस जो है पूरे मिडिल ईस्ट के जितने अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ उनको स्ट्राइक कर रहा है। और ये चीजें आज की डेट में अमेरिकन बेसेस नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और साथ में जिस तरीके का इंफॉर्मेशन चाइना दे रहा है, जिस तरीके के उनके शिप्स, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री बेसेस की ट्रैकिंग हो रही है, नॉट ओनली इन दिस रीजन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइना ने उनको मैप कर रखा है, हर एक चीज की टारगेटिंग है। और मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्री जहां डिसैलिनेशन प्लांट है, जहां ऑयल रिफाइनरी है, इतने बड़े बड़े एकड़ के इलाके कैसे आप हाइड करेंगे? कौन सा एयर डिफेंस उसको सिस्टम प्रोवाइड करेगा? और जबकि रिसोर्सेज है नहीं। और आज की डेट में अमेरिका का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था, देखिए सारा विड्रॉ करके इजराइल में डिप्लॉय कर दिया। उनके पास अगर इतने एयर डिफेंस सिस्टम थे तो सबसे पहले उन्हें अपने बेसिस को बचाने का काम करना चाहिए था, जो उनकी तरफ से नहीं किया गया। विंग कमांडर आलोक साई जी कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे थे। सवाल मेरा सर आपसे ये भी है कि
ये बहुत सारी खबरों में कहा गया था, हालांकि ये ईरानी मीडिया के हवाले से कहा गया था कि ज्यादातर जो यूएसए के बेस है वो हमने तबाह कर दिए हैं। तो क्या ये सच है कि जिस तरीके से, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वहां पर हमले किए गए थे ईरान की तरफ से, उसमें बहुत सारे बेसिस को नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन वो बंद हो गए, ये भी सच होगा? मीनाक्षी जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एयर डिफेंस जो है वो अमेरिका का नाकाम रहा है। इनके थाट्स के जो रडार सिस्टम है उसको भी दो ध्वस्त कर दिया ईरान ने। मिसाइल्स टेक्नोलॉजी से और ड्रोन के माध्यम से जिस तरह से ईरान ने आक्रमण किया है, जिस तरह से अंडरग्राउंड सिटीज में अपने उसने एसेट्स को बचा के रखा है, रिटेलिएटरी पावर को बचा के रखा है, उसका अमेरिका के पास अभी भी कोई जोड़ नहीं है। इसीलिए मीनाक्षी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका ने अभी बहुत ही स्मार्ट मूव किया है। वो देख रहा है कि सीधे रूप से ग्राउंड फोर्सेस लेकर के अगर वो जाएगा तो उसको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है कि वो बाहर से हॉर्मुज को ब्लॉक करे, ईरान का जो पूरा उसको फाइनेंशियली स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है वो। क्योंकि ऐसे समय में जब ईरान का इतना भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में अगर उसको और आर्थिक नुकसान होगा, उसका व्यापार बंद हो जाएगा, उसके जहाज रुकने लगेंगे, तब ईरान धीरे धीरे बहुत बुरी स्थिति में आएगा। और अमेरिकन जो इस समय पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि उनके लिए ये सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए आप देखिएगा कि ईरान ने भी ये बोला है कि ये जो ब्लॉकेज किया है अमेरिका ने, उसको मैं बमबारी के जैसा मान रहा हूं। ये बमबारी है हमारे ऊपर में और हमें रिटेलिएशन करने का अब हक है। ये आईआरजीसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। तो ये जो, और अमेरिका चुपचाप, अभी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका, हालांकि वो टाइम बाई कर रहा है, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को अपने टूल के रूप में उसने इस्तेमाल किया है इस टाइम बाई करने के लिए, लिंगर किया है इस टाइम बाई में, उसने अपनी तैयारियां की हैं। लेकिन अब अमेरिका को लग रहा है कि मैं अंदर घुस के क्यों युद्ध में शामिल हूं, मेरे लिए तो सबसे अच्छा यह है कि मैं ईरान को फाइनेंशियली स्क्वीज कर दूं। तो यही अमेरिका अभी कर रहा है। जी हाँ, ठीक है सर। मेजर जनरल, अभी खाड़ी देशों का जो डबल गेम शुरू हो गया है कि वो रशिया और चाइना के साथ भी खड़े रहेंगे। अमेरिका तो उन्हें पहले से ही सुरक्षा देने का वादा कर चुका है, अमेरिका के बहुत सारे बेसेस भी वहां पर है,